गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो उम्मीद है कि आप सब बड़ी एनर्जी से, रुचि से पढ़ रहे होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरह से आप बेनिफिट उठा रहे होंगे। आपकी स्टडी का कोई लॉस नहीं हो रहा होगा। और देखिए, रीट आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी और अब धड़ाधड़ आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो जैसे जैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो आपके अड़ोसी का, पड़ोसी का, किसी का भी रिलेटिव का अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपके लिए वो एक पुश देने का काम करेगा, प्रेरणा देने का काम करेगा। और कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कल क्लास में रुकावट आ गई थी, तो कोई बात नहीं, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। शुभ काम में देरी कैसी और शुभ काम में रुकावट कैसी। और वैसे अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो वो विद्यार्थी क्या जिसके जीवन में रुकावटें और बाधाएं न आए, क्योंकि रुकावटें और बाधाएं आप में एक तरह की स्ट्रेंथ पैदा करती है, एक तरह की पावर आप में पैदा करती हैं और आपको आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तो चलिए हम एक मंगल कामना के साथ आज दोबारा हमारी क्लास शुरू करते हैं। और आप रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, आप बताइए कि आपको सेंटेंस मेकिंग में कैसा लग रहा है, क्या आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उससे थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए, और एक लेक्चरर को पता लगता है कि उसके विद्यार्थियों तक उसकी कितनी बात पहुंच रही है, कितनी बात नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही है तो सही है और नहीं पहुंच रही है तो वो अपने टीचिंग मेथड में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी हाँ, तो देखिए हम पढ़ रहे थे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के प्रयोग एक तरह से सेंटेंस से अलावा, लेकिन हमने इसमें हमने दोबारा सेंटेंस को भी इन्वॉल्व कर लिया ताकि क्या हो, एक तो रिमाइंड हो जाए, चीज़ें रिवाइज हो जाए, और दूसरा क्या है, किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना लगे और कुछ अलगाव महसूस ना हो कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो प्रयोग था वो कुछ अलग था और ये कुछ अलग है। ये अलग नहीं है। देखिए, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि एक ही सेंटेंस को हम बहुत तरीके से बोलते हैं। वो हम नोटिस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारी मदर लैंग्वेज है और वो हमारी कंटिन्यूटी पे सहज रूप से हमारी ज़ुबान पे चढ़ी हुई है। लेकिन इंग्लिश में हम कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये कोई टफ लैंग्वेज है, हमारे दिमाग में हमने क्या है, इस तरह की बातें फीड कर ली हैं और उनको अलग करने के लिए एक ही वाक्य को बड़े अलग अलग तरीक़ों से बोला जाता है। इसीलिए मैं आपके सामने ये छोटी छोटी चीज़ें लेकर आती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो हम थे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का के दो केस हम कर चुके थे। दो केस कौन कौन से कर चुके थे? नंबर एक केस हम कर चुके थे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अब चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो और चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें हम हैड बीन, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट। और गौर करने वाली बात यह है कि उसमें हमें कार्य की दशा के बारे में बात की जाती है, लेकिन उससे अलावा अगर हम 4 केसेस की बात करेंगे तो वहाँ कार्य की दशा होने की बजाय
किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसी मोमेंट की अवस्था के बारे में बात की जाएगी। तो उसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन, प्लस क्योंकि वहाँ पे कार्य हुआ है, क्रिया हुई है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस वहाँ पे सिंस या फॉर क्योंकि वहाँ पे समय के बारे में बात की जाती है कि इतने समय से ये कार्य हो रहा है। तो जब फिक्स टाइम की बात आए तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जब फिक्स टाइम ना हो, अनिश्चित हो टाइम, इंडेफिनेट हो टाइम, तो फॉर का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद हम ड्यूरेशन, जो भी 2 महीने, 2 सेकेंड, 2 मंथ, 2 साल, 2 दशक, जितने भी हमें समय दिया गया है वो इसका मुख्यतः प्रयोग हमने केस नंबर 1 में कर लिया। अब केस नंबर 2 में हमने कहा था कि लंबे अंतराल से कोई कार्य रहा है कि सेंस दे। जैसे एक हमने सेंटेंस लिया था, आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, या फिर आई हैव बीन द पार्ट ऑफ ड्रामा, यानी मैं इस नाटक का हिस्सा रहा हूँ। अब रहा हूँ देखकर आप एक कन्फ्यूज़न में आएंगे कि चलो जी कंटिन्यूस में भाग पड़ते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में आपको एक चीज़ दिखेगी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब वहाँ पे ज़रूरी है, और इस सेंटेंस में वर्ब क्रिया नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने अपनी एक स्थिति की बात की है कि जी मैं इस ड्रामा का हिस्सा रहा था, यानी कुछ समय तक मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं इस ड्रामा का पार्ट था। तो जब ऐसे सेंटेंस हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हैज़, हैव, बीन का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन प्लस जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस बचता है, जो भी आपका पार्ट, चाहे उसमें प्रीपोजिशन आए, चाहे उसमें प्रोनाउन आए, चाहे उसमें नाउन आए, चाहे उसमें एडजेक्टिव आए, है ना, चाहे उसमें अदर ऑब्जेक्ट आए, कुछ भी आए, ठीक है। अब केस नंबर 2 पे बात, हम केस नंबर 2 हमने कर लिया था, हम केस नंबर 3 पढ़ रहे थे। तो केस नंबर 3 में हम बात कर रहे थे, उसकी पहचान थी रह चुका हूँ या रह चुका था। यहाँ भी सेम बात होगी कि पिछले कुछ समय से हम किसी कार्य का हिस्सा रह चुके हैं। जहाँ पर ऐसा वाक्य हम बनाएं, जैसे मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, मैं इस स्कूल में टीचर रह चुकी हूँ, मैं इस कॉलेज में लेक्चरर रह चुकी हूँ, वह दिल्ली रह चुका है। अब अगर वह 10 वर्षों से रह चुका है तो कहाँ केस नंबर 1 में चले जाएंगे? नहीं, जहाँ आपको समय के बारे में कोई बात ही ना की जाए, उसकी तरफ ध्यान ही ना दिया जाए, वह दिल्ली रह चुका है, तो इसके सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर पहचान होगा रह चुका हूँ या रह चुका था। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस बीन, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप देख लेंगे, हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वास्तव में हम इस चीज़ में क्लियर नहीं होते कि हैड कहाँ आएगा, हैज़ कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। तो उसके बाद बीन, और उसके बाद क्या होगा? अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस आ जाएगा जिसमें एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं।
आई हैव बीन दी प्रिंसिपल ऑफ दिस या दैट स्कूल। अब या दिस या दैट क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, प्रिंसिपल क्या हो गई, नाउन हो गई। ठीक है, तो क्या है, मैं इस स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, पीएन रह चुका हूँ, या कोई भी मेंबर रह चुका हूँ, कोई सभा है मैं उसका मेंबर रह चुका हूँ, है ना, कोई कमेटी है मैं उसका सदस्य रह चुका हूँ। इस तरह से जब हमें अपना कोई बात परिचयात्मक सेंटेंस बनाना हो तो वो बनेगा आई हैव बीन दी प्रिंसिपल ऑफ दिस एंड दैट कॉलेज। फिर अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ही, तो ही हैज़ बीन डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, वह इस फिल्म का डायरेक्टर रह चुका है। अब हम पास्ट में जाते हैं, वह रह चुका था। अब जैसे सुशांत की फिर बात कर लेते हैं, उसकी एक कंपनी थी, तो ही हैड बीन फाउंडर ऑफ दैट कंपनी, वह उस कंपनी का फाउंडर रह चुका था। ठीक है, आपको बात यह है समझ में आ गई होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब ये था केस नंबर 3। अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की। अब केस नंबर 4 में जो सेंटेंस है वो हम इस तरह से बोलते हैं, जैसे आप बाज़ार आ रहे हैं और आपके फादर को आपने कहा कि मैं आज ही बाज़ार जा रहा हूँ, आपको कुछ काम है तो बताएं। तो आपके फादर ऐसे कह दें कि ठीक है, आपको SBI बैंक जाके आना है या कैनरा बैंक जाके आना है और ये काम है। फिर आप आए बाज़ार में, बैंक से घर गए, तो घर पर आपके फादर साहब ने आपसे पूछा कि क्या आप बैंक गए थे या बैंक जाकर आए हो, तो आप कह दो कि जी मैं बैंक हो आया, मैं स्कूल हो आया, मैं दुकान हो आया। हम कई बार कहते हैं ना, मैं सिस्टर के यहाँ हो आया, है ना, ऐसे हम वाक्य यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हो आया हूँ, या हो आया था। अब आप देखिए, ये है केस नंबर 4। अब तक हमारे दिमाग में क्या था कि सिर्फ हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन का प्रयोग हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं, और उसकी कंडीशन ये है भाई, वहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे कार्य की अवधि होनी चाहिए, वहाँ कार्य में निरंतरता भी होनी चाहिए, और वो कार्य पास्ट से भी संबंधित होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये अगर वाक्य हम देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम एग्जाम में, अरे भाई ये क्या आ गया, ये तो कुछ गलत ही आ गया। नहीं, यह गलत नहीं है, और यह आपकी वोकैब में सबसे ज़्यादा काम आने वाले सेंटेंस हैं। तो आप कह दो कि मैं बैंक हो आया हूँ, तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस बीन, और प्लस इसमें क्या होगा, टू और प्लेस। जिस भी जगह की बात की गई हो कि मैं इस जगह हो जाया, हो आया हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। जैसे हम सेंटेंस करते हैं यूज़, मैं बैंक हो आया हूँ, तो आई के साथ हैव, आई हैव बीन। अब आई हैव बीन प्लस टू, और प्लस जो प्लेस, जो भी जिस भी प्लेस का नाम हो, आई हैव बीन टू जयपुर,
ठीक है, ही हैज़ बीन टू गंगानगर या फिर और सेंटेंस देख लो, बैंक, बैंक का देख लो। दे, जैसे 2-4 दोस्त गए थे, दे हैड, पास्ट में जाके आए थे वो बैंक, दे हैड बीन टू बैंक they have been to रिवर। गांव में बच्चे क्या होते हैं, नदी पे नहाने जाते हैं, नहर पे, है ना। आई हैड बीन टू दिल्ली, ही हैड बीन टू शिमला, है ना। तो इस तरह के वाक्य क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। जैसे मैं स्कूल हो आया हूँ, मान लो आप अपने फादर को कहो कि जी आज तो मुझे कॉलेज जाना है और कॉलेज कुछ काम है, तो आपको वो पूछें घर जाने के बाद कि आप कॉलेज आए, तो आप क्या कहें, मैं कॉलेज जा आया हूँ। तो आई हैव बीन टू कॉलेज, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार और देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस टू और प्लस प्लेस। कोई भी स्थान है वो टू के बाद आप उसमें लिख देंगे। अब बात करते हैं हम केस नंबर 5 की। अब एक प्रयोग बनता है पैसिव वॉइस में। वैसे अपन ने वॉइस किए नहीं है, अभी वॉइस करेंगे ना, तब इस रूल को दोबारा हम रिवाइज कर लेंगे। वॉइस मतलब वाच्य, और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव मतलब कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य सुनते ही आपके क्या है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और पैसिव कर्मवाच्य। अब थोड़ा सा तो ऐसे समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्रयोग आपको मैं बता रही हूँ, बाकी एक्टिव पैसिव वॉइस का अलग से क्लास होगी। अब क्या होता है, एक्टिव वॉइस तो आप इसको सिंपल बिल्कुल करके चले ना, तो ऐसे सोच लीजिए कि एक तरह से सेंटेंस ही होगा। कर्तृवाच्य यानी जिसमें कर्ता प्रधान हो, जो कार्य कर रहा है वह मुख्य हो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। लेकिन जब वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर और वाक्य कर्म प्रधान हो जाए, तो वह जो सेंटेंस है वो कर्मवाच्य बन जाता है। जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया गया, तो यहाँ क्या है, कहीं ना कहीं मैं गौण होकर जो पढ़ाने वाला जो कर्म है ना, वो मुख्यतः उभर के आता है, ठीक है। और इंग्लिश में स्ट्रक्चर हमेशा ही कैसे बनता है, जैसे एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ठीक ये हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और वर्ब एज इट इज रहती है। ये लगा लो 1 2 3 है ना, तो 3 2 1 की सेंस में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये
हैज, हैव और हैड बीन में कैसे प्रयोग इसका बदलता है। तो ये पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होगा। देखिए पहला तो एक तरह से ऐसे कर लीजिए, केस नंबर 1 तो एक्टिव वॉइस मान लीजिए, केस नंबर 5 पैसिव वॉइस मान लीजिए, और बीच वाले 3 जो केस थे वो कैसे थे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या दशा को दर्शाने वाले थे, जहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा था, जहाँ वर्ब का कोई ज़्यादा सा रोल नहीं था। तो अब इसका स्ट्रक्चर आप ये देखिए केस नंबर 5 का पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया पैसिव की कंडीशन क्या होगी, जैसे हम हर जगह सब्जेक्ट को आगे ला रहे थे, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस। अब ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वही हैज ओब्लिक हैव ओब्लिक हैड प्लस बीन, और वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी पैसिव वॉइस में। ठीक है, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। वैसे क्या है आजकल एग्जामिनर बड़े क्लेवर हो गए हैं, वो क्या है ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस बाय वाले का प्रयोग नहीं देंगे आपको, वो हम वॉइस में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए कि जैसे हम वाक्य देखेंगे, हमें खाना बनाया जा चुका है। अब यह वाक्य है, खाना बनाया जा चुका है। अब दोनों एक वाक्य देखना, मैंने खाना बनाया। मैंने खाना बनाया है। अब आप देखिए ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, इसमें साफ साफ पता चल रहा है किसने खाना बनाया, मैंने, और खाना बनाया जा चुका है। इसका मतलब कहाँ, इसकी सेंस ऐसे आ रही है कि यह मेरे द्वारा नहीं किया गया, काम तो हो चुका है लेकिन वो किसी के द्वारा हो चुका है। ठीक है, तो अब खाना मतलब फूड, ऑब्जेक्ट हो गया फूड, हैज, फूड एक वचन है ना, हैज बीन। अब वर्ब की फॉर्म मेक, अब मेक में थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, या फिर कुक लगा लो आप, तो क्या हो जाएगी, कुक्ड, बीन कुक्ड। ठीक है, अब मैं कहूँ मेरे द्वारा बनाया जा रहा है तो बाय मी लगा दो, और वरना सीधा खाना बनाया चुका है तो फूड हैड बीन कुक्ड। आप समझ गए। जैसे एक वाक्य और देख लो, हमें बुलाया गया है या हमें बुलाया गया था। हमें बुलाया, अब यानी बुलाया गया था, किसी के द्वारा बुलाया गया था ना, डायरेक्ट यहाँ करता नहीं कुछ, हमें सिग्निफिकेंट हो रहा है ना, तो क्या होगा, हम वी हैड बीन, काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वी हैड बीन कॉल्ड, या खाना बनाया जा चुका था, फूड हैड बीन कुक्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान में रख लेना मेन कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। केस नंबर 5 ये हम अच्छी तरह करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव
वॉइस में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने हैज़, हैव, बीन का यूज़ देखा। वैसे ये टू हैव की फॉर्म थी और उसके साथ हमने बी का भी देख लिया, हैज़, हैव, हैड का अलग से देख लिया। तो एक तरह से मोटी मोटी जो बात है वो यह क्लियर हो गई कि हैज़, हैव और हैड में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में आएगा, और जैसे ही इसके साथ बीन लग गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके अलावा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और 3 केस हम अलग से बात करते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं वो बताया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लिसनिंग पेशेंटली। देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह नॉलेज पहुंच चुके। धन्यवाद।